Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara and this is our Ethics Case Study Strategy video. अब केस स्टडीज की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग रहती है और वो अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर तुम जेनरिक पॉइंट्स लिख कर आओगे वहाँ केस स्टडीज में तो मार्क्स मिलना मुश्किल है। ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और साथ में दूंगा कुछ फ्रेमवर्क्स, रेडीमेड फ्रेमवर्क्स जो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने केसेस में। ठीक है, केस स्टडीज में ये फ्रेमवर्क अप्लाई कर देना। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे केस स्टडी लिखी जाएगी और इसके लिए आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम जीएस की टॉप स्कोरर दिव्या मिश्रा की आंसर कॉपीज। मैंने भी उन्हीं की स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। पहले मेरे भी कम मार्क्स आते थे केस स्टडीज में, कम मिलते थे, बट आई ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग हर स्ट्रैटेजी। और उसके अलावा विशाखा यादव, उनके बेसिस पर मैंने देखा और समझ में जो आया उसी के बेसिस पर मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की केस स्टडीज की। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे केस स्टडीज आती है और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। तो केस स्टडीज डायरेक्टली वी नो 120 मार्क्स की आएगी और हमें 6 क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर। ऑलराइट, अब केस स्टडी को देखकर कुछ चीजें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए केस स्टडीज अटेम्प्ट करते हुए। सबसे पहली बात होती है कि हर ऑप्शन को इंडिविजुअली एड्रेस करना ही करना है। अब वहां पर क्या होता है, वो अलग अलग ऑप्शंस दे देता है। अभी आगे देखेंगे कैसे ए बी सी डी हर क्वेश्चन में एक अलग चीज पूछ लेता है वो। ठीक है, तो हर पार्ट को इंडिविजुअली एड्रेस कर कर आना, वहां लिखना पार्ट ए ये है पूछा, ये उसका सोल्यूशन है। कुछ बच्चों ने क्या किया, 2022-23 में 5 ऑप्शंस पूछता था वो ए बी सी डी ई, तो उन्होंने ये 2 पार्ट्स मर्ज कर कर लिख दिया। ऐसा मत करना। ठीक है, दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली एड्रेस करना क्योंकि हर पार्ट की अलग मार्किंग रहती है। एग्जामिनर वहां ढूंढेगा कि इस पार्ट का आंसर कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना कि हर ऑप्शन को इंडिविजुअली एड्रेस करना है और तुम्हारे केस स्टडी में एक डिफाइंड स्ट्रक्चर और फ्लो होना ही चाहिए। ऑलराइट, फिर हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स लिखो, लंबी लंबी ज़्यादा कहानियां लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब क्या आता है, एथिकल डिलेमा इश्यूज होते हैं, उसके बेसिस पर हमें एक स्टैंड लेना पड़ता है। अब वो स्टैंड लेने के लिए ध्यान में रखना कि जो भी हम स्टैंड ले रहे हैं उसके साथ एक रीजनिंग होनी चाहिए। अब ये रीजनिंग के लिए हमें एक एथिकल जस्टिफिकेशन देनी है। वहाँ एग्जामिनर देखेगा कि भाई तुमने ये स्टैंड लिया, तुम बोल रहे हो कि मुझे रूल फॉलो नहीं करने की ज़रूरत, मैं यहाँ इस जगह पर रूल थोड़ा-सा तोड़ सकता हूँ, तो क्यों तुम कर रहे हो ऐसा? क्यों तुमने कौन-सी अप्रोच यूज़ की? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हो, जस्टिस प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हो, विवेकानंद की सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड यूज़ कर रहे हो। क्या किस बेसिस पर तुमने ऐसा एथिकल एक्शन लिया? ठीक है? क्यों तुम एक थोड़ा-सा जो चेंज लेकर आ रहे हो रूल में, वो लेकर आ रहे हो। ऑलराइट, तो जो भी हम स्टैंड लेंगे उस स्टैंड के साथ हमारी एक रीजनिंग होनी बहुत बहुत जरूरी है, एथिकल रीजनिंग चाहिए। उसी के बेसिस पर हमें वहां दिखाना है कि हमारा जो स्टैंड है वो क्यों सही है। देखो, अब केस स्टडीज में कोई भी आंसर सही या गलत पूरी तरह से नहीं होता, वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे एथिकली जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और तुम चाहो तो एक्सट्रीम स्टैंड भी ले सकते हो, बट अगेन उस स्टैंड के साथ तुम्हारे पास एक अच्छा एथिकल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऑलराइट, और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा हम लीगल स्टैंड लें, एथिकल स्टैंड लें। रूल्स पे ज्यादा अगेंस्ट जाने की कभी भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, ये याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन और जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं हमारे ऑलरेडी, ठीक है, उसके अगेंस्ट तो कभी जाना ही नहीं है। अब वो बोल दे कि भाई करप्ट एक्ट करके देख लेते हैं, अगर हमने करप्ट एक्ट किया तो हो सकता है हमारा काम जो नहीं हो पा रहा वो 2 मिनट में हो जाए। तो क्या वो करना एथिकल है, करना चाहिए? अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हमेशा याद रखना जीरो टॉलरेंस अप्रोच रहेगी फॉर करप्शन। अगर वहां तुमने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ करप्शन कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा, तो ऑलरेडी बाहर एग्जामिनर देखते ही सीधा जीरो देगा। एंड इनफैक्ट पूरे पेपर में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, मार्क्स बहुत गिर जाएंगे। तो कभी भी करप्शन वगैरह जस्टिफाई नहीं करना, इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे करप्शन या वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, उन चीजों में हमेशा याद रखना देयर शुड बी
ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच। ठीक है? दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल साइट्स लेनी है, मॉरल प्रिंसिपल्स लेने हैं, सिविल सर्विसेज़ की जो एस्टैब्लिश हमारी वैल्यूज़ हैं, जो सेकंड एआरसी ने बोली हैं और हमारे सिलेबस में भी हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, उनके बेसिस पर हमें अपना स्टैंड लेकर जस्टिफाई करना है। ठीक है? फिर अब दिक्कत क्या आती है टाइम मैनेजमेंट की। एक केस स्टडी को वहाँ पर हमें मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट। 3 घंटे का पेपर है, 6 केस स्टडीज़ हैं और बाद में हमारा 125-130 मार्क्स का सेक्शन ए भी है। ऑलराइट? तो हमें एक केस स्टडी को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, उसने केस स्टडीज़ की लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। पूरा टाइम केस पढ़ते-पढ़ते ही निकल जाता है और नीचे क्या पूछा है हम वो लिख ही नहीं पाते। उसका सिंपल सॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन देखो। केस पढ़ने से पहले नीचे क्वेश्चन देखो, ए, बी, सी जो भी सब पार्ट्स हैं, उसने क्या सब पार्ट्स पूछे हैं। हो सकता है कई बार वो क्या करता है कि पूछा कुछ और है और केस की कहानी अलग दे दी ऊपर। ठीक है? अब नीचे उसने पूछ लिया कि बताओ व्हाट आर द लॉज़ रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। अब ये बिल्कुल उसने जीएस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया। जो अगर तुम केस नहीं भी पढ़ोगे ऊपर का तब भी तुम उसे आंसर कर सकते हो। ठीक है? तो उस केस में अगर तुम केस पढ़ते रह गए तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले देखो नीचे कि उसने पूछा क्या है, फिर केस पढ़ने जाओ। ठीक है? फिर अब केस पढ़ते हुए हमें टाइम कैसे कम करना है, वो अभी मैं आगे तुम्हें दिखा दूँगा एग्ज़ाम्पल देकर भी। तो उसका सॉल्यूशन है, जो भी तुम्हारा स्टेक होल्डर आ रहा है ना, उसको या तो सर्कल कर लो या बॉक्स कर लो। ठीक है? अब मान लो उसने केस स्टडी दी कि यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तुम्हारे साथ ये चीज़ें होनी हैं, तो तुम क्या हो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसको बॉक्स किया, सर्कल किया। अब कोई एथिकल इश्यूज़ है या एथिकल डिलेमा है, तो उसे अंडरलाइन कर लो। तो जब हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, क्यूसीएबी पर मत करना, क्वेश्चन पेपर पर ही। जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, उसको हमने बॉक्स कर लिया, सर्कल कर लिया और जो हमारा एथिकल इश्यूज़ है, डिलेमा है, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ऑलराइट? और कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या-क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, उसके फ्रेमवर्क ऑलरेडी प्रैक्टिस कर कर जाओ। वो यही चीज़ें पूछता है कि रिज़ाइन करना सही ऑप्शन है या नहीं? क्या रिज़ाइन करना चाहिए? क्या स्टैंड लेना चाहिए? व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? अब उसमें तुम कुछ रेडीमेड चीज़ें बनाकर ले जाओ, कोर्स ऑफ एक्शन में तुम क्या करोगे? ऑलराइट? तो उसी के बेसिस पर बना लो और वहाँ जाकर बस एग्ज़ाम्पल चेंज कर लेना। तो इट इज़ डूएबल, थोड़ी-सी इसमें सही तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे केस स्टडीज़ के आंसर्स लिखे जा सकते हैं फिर। समझ गए? फिर चलते हैं आगे हमारा यूपीएससी की यूजुअल डिमांड क्या रहती है? देखो अब सबसे पहले कुछ केस में फैक्ट्स होते हैं। अब फैक्ट्स बहुत ज़्यादा कभी-कभी इम्पोर्टेंट नहीं होते। ठीक है, आजकल उसने यही करना शुरू कर दिया है कि ऊपर लंबी-लंबी कहानी लिखनी शुरू कर देता है कि 4000 करोड़ का डिफेंस का बजट था, 500 करोड़ का उधर चला गया पैसा, 200 करोड़ उधर चला गया। तो हम इसको गिनने बैठ जाते हैं कि इतना पैसा था, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बट उसने नीचे कुछ और पूछा है। तो हमें मेन क्या चीज़ होनी चाहिए, हमें एथिकल इश्यू क्या है, इसको फ़ोकस करो, इसे ढूँढने की कोशिश करो हमेशा केस में कि एथिकल इश्यू क्या है? क्या वो करप्शन की बात कर रहा है? ठीक है? क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहा है? एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिलेमा दे रहा है वो हमें, ठीक है? या फिर ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी की बात कर रहा है? जो हमारे अलग-अलग डिलेमा आते हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। ऑलराइट? तो उन चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस करो। केस फैक्ट्स ठीक है, कुछ होने चाहिए हमारे स्टेक होल्डर्स वगैरह, बट इतना ज़्यादा उस पर फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमें मुद्दा समझना है कि केस की एसेंस क्या है। फिर आते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए। कुछ केस स्टडीज़ हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है यूपीएससी डायरेक्टली पूछ ले कि कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड हैं इसमें और उनके इंटरेस्ट बताओ। ठीक है? अब जैसे तुम डीएम हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी डिस्ट्रिक्ट की और उस डिस्ट्रिक्ट में कोई एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी है, चिल्ड्रन का इम्पैक्ट भी है, तो कौन-कौन स्टेक होल्डर्स हो जाएँगे? डीएम हो जाएगा, ठीक है? फिर वहाँ पर जो लोग हैं वो हो जाएँगे, डिस्ट्रिक्ट के लोग। फिर
जो यूथ है हमारा, चिल्ड्रन है जिन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर सोसाइटी एट लार्ज, ऐसे कर कर हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं। और अगर उसने नहीं भी पूछा ना, तो भी ऐसा एक हब एंड स्पोक डायग्राम बनाकर वहाँ लिख दिया करो कि स्टेक होल्डर्स कौन-कौन से हैं। ठीक है? आगे जब भी हम अभी देखेंगे डिटेल में कि कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, सो डोंट वरी। फिर आते हैं हमारे एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ में, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछता है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व्ड इन द केस। एथिकल इश्यूज़ की ना कुछ लिस्ट बनाकर रख लो। एथिकल इश्यूज़ में तुम अगर चाहो तो डिलेमा भी मेंशन कर सकते हो अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? हो सकता है इश्यू ऑफ करप्शन हो, ठीक है? हो सकता है इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर हो, फिर हो सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का हो, ठीक है? इश्यू ऑफ हमारा कॉमर्स विदाउट मोरालिटी हो, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी जो भी केस बन सकता है, वो सारे जो हमारे इश्यूज़ होते हैं ना उसमें, वो आ जाते हैं एथिकल इश्यूज़ के अंडर। इसकी एक लिस्ट बनाकर रख लो रेडीमेड बेस्ड अपॉन पीवाईक्यूज़, जोन-जोन से हमारे कॉमन इश्यूज़ आते रहते हैं। ताकि जब तुम केस देखो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ, इस केस में ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ 5-6 हमने लिख दिए अगर उसने पूछे तो। फिर एथिकल डिलेमा, अभी मैं इश्यू और डिलेमा का भी आगे तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ। फिर क्या आता है, हर केस में हमारे एक डिलेमा रहता है। फिर वो पूछता है क्या, ऑप्शंस अवेलेबल एंड देयर इवैल्यूएशन। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या होते हैं यूजुअली, या तो हम वो चीज़ करेंगे, मान लो करप्शन की बात है, ठीक है, पैसे लेकर काम करवाना, या हम वो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर हम एक कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूँढ कर लाएँगे। तो यूजुअली हर किसी में हमारे 3 ऑप्शन बन जाते हैं। तो 3 ऑप्शन ज़रूर लिख कर आना अगर वो पूछे कि ऑप्शंस अवेलेबल क्या है। फिर कई बार वो पूछ लेता है इवैल्यूएशन भी कर कर बताओ, एनालाइज़ करो उन्हें। तो एनालाइज़ में हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बता देते हैं। ठीक है? अब मान लो तुमने ऑप्शन 1 चूज़ किया तो बता दो उसके मेरिट्स ये हैं, टेबुलर फॉर्मेट में ही बता सकते हो। मेरिट्स ये हैं, डीमेरिट्स ये हैं। अब जोन सा ऑप्शन चूज़ नहीं करना उसको हम क्यों नहीं चूज़ कर रहे? क्योंकि उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। तो उसके हमेशा डीमेरिट्स ज़्यादा लिखना और मेरिट्स के पॉइंट्स कम लिखना। और जौन सा चूज़ करना हो उसके मेरिट्स के पॉइंट्स ज़्यादा, डीमेरिट्स के पॉइंट्स कम। फिर आता है हमारा पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, वो पूछ लेता है क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, और उसके भी कई बार मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ लेता है। फिर हमारी केस स्टडी में आनी चाहिए एक कंक्लूजन। ठीक है, ये यूजुअली उसकी क्वेश्चंस में डिमांड रहती है। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक बार देखकर समझ लेते हैं। एथिकल इश्यूज़, अब एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? हम सबने एथिक्स का सिलेबस पढ़ा है, ठीक है? अब वो होते हैं इश्यूज़ जहाँ पर वन और मोर एथिकल कोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वायलेटेड, जैसे करप्शन का इश्यू हो गया, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, फिर एनवायरमेंटल नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रही है, ठीक है? जो भी ये सारे हमारे इश्यूज़ होते हैं, केस में दिए होंगे वो, केस पढ़कर समझ में आ जाएगा, वो सारे हमारे आ जाएँगे एथिकल इश्यूज़ में, ठीक है? और एथिकल डिलेमा क्या होता है? डिलेमा होता है जहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज़ होती हैं। 2 हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, अगर हम एक को चूज़ करेंगे, तो दूसरी वैल्यूज़ हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी, ठीक है? तो कॉम्प्रोमाइज़ होना डिलेमा में होता ही होता है। अब जैसे महाभारत का केस देखें, अर्जुन के पास क्या था? अर्जुन के पास भी तो एथिकल डिलेमा ही था ना, कि या वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट लड़े कुरुक्षेत्र में, या फिर वो धर्म की साइड ले। 2 ऑप्शन है, ठीक है? तो ये सब हो जाते हैं हमारे डिलेमा। फैमिली के अगेंस्ट लड़ना है, धर्म की साइड लेनी है, सही पाथ पे चलना है, क्या करना है, ठीक है? और ऐसे ही हम एक और देख लें डिलेमा, विभीषण के पास क्या डिलेमा था? या वो रावण की साइड ले, लॉयल्टी दिखाए उसको क्योंकि वो उसका भाई है, या फिर वो धर्म की, ट्रुथ की साइड ले, श्री राम की साइड ले। उसके पास भी डिलेमा था। ये होता है डिलेमा, जहाँ एक ना एक वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ होगी डिसीजन लेने पर। क्यों? क्योंकि अगर वो राम जी की साइड लेगा विभीषण, यहाँ पर उसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स रावण कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑलराइट, समझ गए? ऐसे होते हैं डिलेमा। जैसे मान लो कि डिलेमा आया, एनवायरनमेंट पे फोकस करना है हमें या
डेवलपमेंट पे। तुम्हें जंगल काट कर डैम बनाना है या फिर उस डैम से आने वाली बिजली जो है उससे फ़ायदा होगा लोगों को। ठीक है? तो हम कुछ भी ऑप्शन चूज़ करें, दोनों में एक ना एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा। तो ऐसे रहते हैं हमारे एथिकल डिलेमा। इसकी भी ऑलरेडी कुछ लिस्ट बनाकर रख लो ताकि वहाँ तुम डायरेक्टली जाकर डिलेमा लिख सको। ऑलराइट? समझ में आ गया? फिर क्या होता है, जो हम भी ऑप्शन चूज़ करेंगे ना, उसके पीछे हमें अपना रीज़निंग देनी ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना, हमें वहाँ अपना एथिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है एग्ज़ामिनर को। एथिकल पर्सपेक्टिव दिखाकर आना है एग्ज़ामिनर को कि हमें एथिक्स की नॉलेज है, हम एथिकल बेसिस पर ही अपना एक्शन ले रहे हैं। ऑलराइट? फिर इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करने होंगे हमें आंसर्स में। वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आगे एक तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर भी लिख कर दे दूँगा केस स्टडी का वीडियो के एंड में, जब हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे, प्रॉपर कॉपीज़ भी देख लेंगे। ऑलराइट, फिर आता है हमारा क्या, कोर्स ऑफ एक्शन। अब वो कभी-कभी यूपीएससी क्या पूछ लेता है कि व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे तुम? ठीक है, अब मान लो उसने पूछा कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो, ऑलराइट, और तुम्हारा काम है वीआईपी को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। अब इसके लिए तुमने क्या किया? इसके लिए तुमने एक सिक्योर कॉरिडोर बनवा दिया, सारा ट्रैफिक रोक दिया। बस उस ट्रैफिक में ना एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। तो अब तुम क्या करोगे? ये आया उसका क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास आ गया डिलेमा। तो फिर वो पूछेगा कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन तुम लोगे? एम्बुलेंस में लोग हैं, उनकी लाइफ को खतरा है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, 2 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो उनकी जान भी जा सकती है। तो वो पूछेगा क्या कोर्स ऑफ एक्शन तुम लोगे? तब तुम्हें बताना होगा कि हाँ, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप चीज बतानी होती है ना, वो आ जाता है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन में। उसमें हम डिटेल में चीज़ बताते हैं कि हाँ, हमें ऐसे वो चीज़ करनी ही है। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, उसमें हम इसको इमीडिएट लेवल पर, ठीक है? या फिर शॉर्ट टर्म में बता सकते हैं कि चाइल्ड लेबर खत्म करना है या कोई पुराने टैबूज़ हैं, वो खत्म करवाने हैं, इविल्स खत्म करवाने हैं, तो उसमें हम कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स बता सकते हैं, फिर कुछ हम लॉन्ग टर्म मेजर्स बता सकते हैं। ऐसा करके क्या होगा, हमारे आंसर को, कोर्स ऑफ एक्शन वाले पार्ट को एक अच्छा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है? तो हम उसमें पॉइंट्स बताते जाएँगे और इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में उसको हम डिवाइड करके एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं केस में। फिर कोर्स ऑफ एक्शन बताते हुए ध्यान में रखना, जो हमारा एथिकल इश्यूज़ है, एथिकल डिलेमा है और जो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है? उसका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर उसमें मान लो कोई कोर्स ऑफ एक्शन तुमने चूज किया, बताया, बट उसमें एक जो हमारा डिलेमा था उसका कुछ पार्ट एड्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोई एक वैल्यू है जो लूज कर रहे हैं हम, ऑलराइट, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी बता सकते हो, या फिर तुम ये भी बता सकते हो कि गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, और क्या कर दोगे तुम। ठीक है, मान लो तुमने एम्बुलेंस तो यहाँ से निकलवा दी, रास्ता बनवा दिया, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तुम स्पेसिफिक एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनवा सकते हो उसके लिए, आगे के लिए, ताकि जब वो आगे जाए तो आगे उसके साथ भी कोई इश्यू ना आए। ठीक है? तो अगर कोई डीमेरिट है उसको भी तुम एड्रेस करवा सकते हो कोर्स ऑफ एक्शन में। यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें बतानी होती है, ये ध्यान रखना। आइडियली, प्रैक्टिकली 2 चीज़ें हैं। हमारा फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए प्रैक्टिकैलिटी पे एथिक्स में। थ्योरी और आइडियाज़ के बेसिस पर वहाँ केस स्टडीज़ में मार्क्स नहीं मिलते। वो देखेगा प्रैक्टिकली तुम चीज़ों को कैसे सॉल्व कर रहे हो, और हमें चाहे तो साथ में एग्ज़ाम्पल देकर बता दो, ठीक है? कि ऐसे उसको सॉल्व किया, कहाँ पर ये चीज़ हो रही है। अब मान लो तुमने बोला कि मैं सोशल इन्फ्लुएंस पर्सुएशन टेक्निक, ये है हमारा सिलेबस का पार्ट, ये कीवर्ड आ गए। तुमने बोला सोशल इन्फ्लुएंस करवाऊँगा, कैसे करवाओगे? आइडियल हो गया कि ये करवा रहे हो, बट प्रैक्टिकली कैसे करवाओगे? रोल मॉडलिंग कैसे करवाओगे? जैसे कि
हम कोई सेलिब्रिटीज़ को लेकर आ सकते हैं उस एरिया के, कोई नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं। अब जैसे स्वच्छ भारत के केस में क्या हुआ? मोदी जी आए, बाकी सब सेलिब्रिटीज़ आए, तो उससे क्या हुआ? सोशल इन्फ्लुएंस हो गया स्वच्छता की तरफ, सबका एटीट्यूड चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो वो एटीट्यूड चेंज करने के लिए रोल मॉडलिंग इफ़ेक्ट काम आया हमारा। ऐसे ही हमें करने की ज़रूरत है। अब उन लोगों को नहीं पता उसके किसी चीज़ के फ़ायदे, तो उनको बताओ, गवर्नमेंट स्कीम्स के ये फ़ायदे हैं, कम्युनिटी रेडियो का यूज़ कर लो, नुक्कड़ नाटक करवा लो, ठीक है? तो ऐसे वहाँ पर प्रैक्टिकली भी स्टेप्स देने पड़ेंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ, अगर कहीं हुआ है, जैसे अभी मैंने स्वच्छ भारत का दिया, तो यही सेम एग्ज़ाम्पल तुम दे सकते हो। एग्ज़ाम्पल स्वच्छ भारत में भी हमने ये यूज़ किया था, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब फिर आता आता है हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन, देख लिया हमने। अब एथिकल प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी का भी इसमें यूज़ करना है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाना है विद एग्ज़ाम्पल्स। ऑलराइट? फिर हमारा आ जाता है कंक्लूजन, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि जो हमने एक्शन लिया उसका क्या रेज़ोल्यूशन निकलेगा। कौन-सी तुमने वैल्यूज़ अपहेल्ड करी इस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू, और क्या जो है वो एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। ऑलराइट? जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ है, जो भी तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस है, वो कैसे अचीव हुआ, उसको समराइज़ कर कर उसकी एसेंस को एक पैराग्राफ में लिख देना, या फिर तुम कोई कोटेशन भी डाल सकते हो उसके साथ, और चाहो तो कोई करंट लिंकेजेस भी कर सकते हो। ठीक है? अब चलते हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को। अब इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो भी देख लेते हैं। अब वो यूजुअली क्या पूछता है हमारे केसेस में, मैंने कुछ डिलेमा आइडेंटिफाई कर कर रखे हुए हैं। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। तो सबसे पहले हमारा क्या है डिलेमा, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एम्पैथी, ये हो सकता है। ऑलराइट? या तुम खाली रूल बेस्ड काम करोगे, या फिर तुम ओवर एंड अबव जाकर करोगे। अब मान लो कोई लेडी आई तुम्हारे पास, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऑब्जेक्टिविटी यही कह रही है डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। बट एम्पैथी क्या कह रही है कि वो गरीब है, अगर उसको ये चीज़ नहीं मिली तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए, ठीक है? तो फिर क्या करोगे तुम? अबव एंड बियॉन्ड जाकर कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक डिलेमा ये हो गया। फिर आता है ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी। व्हिसल ब्लोइंग करोगे या नहीं करोगे? तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? सब हैं करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। मान लो जस्ट एन एग्जांपल, तो सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पोस्ट में जो कलीग्स हैं ऑफिस में, वो सब करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। तो क्या करोगे? तुम व्हिसल ब्लोइंग करोगे या नहीं करोगे, या तुम भी खुद एक करप्ट पर्सन बन जाओगे उनके साथ? या फिर जो काम उन्होंने किया तुम उसे इग्नोर कर दोगे, उनके करप्ट एक्ट्स को इग्नोर कर दोगे, ठीक है? तो ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए चूज़ करना। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था अर्जुन के केस में, विभीषण के केस में, कर्ण का केस हो गया, ठीक है? बस इसमें एक चीज़ याद रखना, ऐसी कुछ लाइन्स होती है ना, डार्केस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व फॉर दोज हु रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग मॉरल क्राइसिस। तो जो मॉरल क्राइसिस है उसमें साइलेंट नहीं रहना, हमें एक्ट करना है, ठीक है? फिर वो क्या दिखाता है, हमारी मॉरल म्यूटनेस। ऑलराइट? वो दिखाता है कि हम मॉरल क्राइसिस में अपना एथिकल फ्रेमवर्क यूज ही नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए डिसीजन सोच समझ कर लेना है। फिर जस्टिस वर्सेस मर्सी। अब मान लो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का केस हो गया, किसी चाइल्ड ने कुछ एक्ट किया है, तो तुम जस्टिस की साइड लोगे या मर्सी की साइड लोगे? फिर तुम्हारी इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल या सोशल वेलबींग। उसने बोला कि भाई ये करप्ट एक्टिविटीज कर लो, पैसा देकर तुम ये हमारा प्रोजेक्ट पास कर दो। ये एक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ऐसा कर लो, ठीक है? अब ऐसा करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर वो कोई पॉश एक्ट के अंडर फॉल्स केस लगवा दे। तुम्हारे पास इतना सारा लोन लिया हुआ है, तुमने लोन कैसे चुकाओगे अगर नौकरी चली गई? तुम्हारी प्रमोशन भी नहीं होगी अगर तुमने उसको पास नहीं किया, ठीक है? तो ऐसे केसेस वो बहुत ज़्यादा पूछता है जहाँ पर वो तुम्हारी इंटीग्रिटी चेक करता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, एक कीवर्ड, एक थ्योरी आती है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या बोलती है
वंस हमारी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो देयर इज नो कमिंग बैक। तो फिर वो लोग तुम्हें आकर एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे बार बार। ठीक है, स्लिपरी स्लोप पर हमें जाना ही नहीं है। वी हैव टू बी मेन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का ही साथ लेकर चलना है, स्लिपरी स्लोप पर जाना ही नहीं, अपने प्रिंसिपल्स मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सिविल सर्विसेज वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर आता है हमारा रूल ऑफ लॉ और एम्पैथी एंड कंपैशन। इसका पूछता है वही वही सिमिलर चीज जहाँ पर ये थी, ऑलरेडी है, डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी का हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। अब तुमने यहाँ पर एक एक्ट किया, ठीक है, जिससे तुम्हें बहुत फायदा मिल रहा है, तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स को फायदा मिल रहा है, बट अगर तुमने उसमें चेंजेस करे, पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है, तो तुम अपने इंटरेस्ट को फोकस रखोगे या पब्लिक इंटरेस्ट को फोकस रखकर काम करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, अब मंत्री जी से तुम्हारे अच्छे रिलेशंस होंगे तो हो सकता है तुम्हारी फेवरेट जगह पर पोस्टिंग हो जाए, फैमिली के पास तुम्हारी पोस्टिंग हो गई, ज्यादा जल्दी तुम्हें प्रमोशन मिल गई, बट उसके लिए तुम्हें अपने कुछ प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े और पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो क्या एक्ट लोगे तुम, क्या एक्शन लोगे, ऐसे केसेस आते हैं। फिर क्लासिक केस मीन्स वर्सेस एंड, टीलियोलॉजी डिओंटोलॉजिकल, क्या प्रिंसिपल चूज करोगे तुम। ऑलराइट, मीन्स के साथ जाओगे या एंड्स के साथ जाओगे। अब इसके लिए बहुत अच्छी हम गांधी जी का लगा सकते हैं, वी कैन नॉट रीच एट राइट एंड्स विथ रॉन्ग मीन्स, सिंपल। और वो डिपेंड करेगा उस केस टू केस बेसिस पर कि हम कौन सा डिसीजन लेंगे, बट अगेन डिसीजंस को हमें किससे जस्टिफाई करना है, एथिकल अप्रोचेस से, और ये हैं वो कुछ एथिकल अप्रोचेस जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारे थिंकर्स रिफॉर्मर्स हैं उनके आइडियाज, फिलोसोफर के आइडियाज, वो सारी चीजें यूज कर लेंगे। जैसे गांधी जी टैलिस्मान, कोई भी हमारा गरीबों के लिए एक्ट करना है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए एक्ट करना है, तो उस पे यू कैन यूज गांधी जी टैलिस्मान। फिर सेवन सेंस, तुम इसे यूज नहीं भी कर रहे तो वहां पर इसको स्प्रिंकल कर कर आना है अपने आंसर्स में। क्या करना है, स्प्रिंकल। जो भी तुम पॉइंट्स लिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो, याद रखना कि ये चीजें वहां तुम्हें स्प्रिंकल कर कर आनी है, दिखानी है एग्जामिनर को कि तुम्हें एथिक्स की नॉलेज है। अब मान लो कोई कंपनी की बात हो रही है जो अपना इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है, रादर कंज्यूमर इंटरेस्ट। उसको पता है कि खाने में उतनी इतनी ज्यादा शुगर डाली हुई है जिससे बच्चों का नुकसान होगा, बट फिर भी वो प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो अब उसमें तुम गांधी जी का सेवन सिंस लगा दो और लिख दो कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन एज पर गांधी जी सेवन सिंस। फिर तुम अपना स्टैंड लेकर बता दो कि हाँ ये स्टैंड होना चाहिए। समझ गए, तो जो तुम्हारा एथिकल जस्टिफिकेशन है वो इन सब चीजों से हमारे एथिक्स के सिलेबस से आएगा। फिर यूटिलिटेरियनिज्म यूज कर सकते हो, और एक और अनदर गोल्डन थिंग इज कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। और बात होनी चाहिए हमारी, कांत ने ये भी बोला था ह्यूमन डिग्निटी की, इसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें। फिर डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू टू यू। तो इन सब के बेसिस पर हमें वहां पर अपनी जस्टिफिकेशन देनी होती है। ईच पर्सन इज एन एंड, किसी को भी मीन्स की तरह यूज नहीं करना। फिर स्वामी विवेकानंद की सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, जहां हम अच्छा काम करना चाहते हैं सोसाइटी एट लार्ज के लिए, तो वहां ये लिख दो कि मैं इस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। फिर जिधर मिडल पार्ट की सॉरी मिडल पाथ की बात हो, वहां बोल दो बुद्धास मध्यम मार्ग, या फिर हमारा एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। ये बहुत अच्छे से वहां पर अप्रोच फिट हो जाती है दोनों। ठीक है, बुद्धा का मध्यम मार्ग या गोल्डन मीन, जिसमें हम दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड कर कर एक नया पाथ निकाल रहे हैं, एक नया सॉल्यूशन दे रहे हैं। वहां हमारी लग जाएगी बुद्धा का मध्यम मार्ग और एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। ठीक है, फिर आएगा हमारा एटीट्यूड चेंज। अब हो सकता है कहीं जगह पर हमें एटीट्यूड चेंज करवाना पड़े, तो उसके लिए मैंने बताया था सोशल इन्फ्लुएंस, सक्सेस स्टोरीज, परसुएशन टेक्निक्स, ये सब तुम चीजें यूज कर कर दिखाना वहां पर, और साथ में एग्जाम्पल्स भी डाल कर आओ।
केस स्टडी में भी एग्जांपल्स यूज़ करो, नो वन इज़ स्टॉपिंग यू टू डू दैट। फिर जस्ट फॉर थ्योरी, जहाँ वॉर जस्टिफाई करनी हो, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की, और करप्शन के लिए कभी भी करप्शन को जस्टिफाई नहीं करना, ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए यू कैन यूज़ कौटिल्य कि करप्शन क्या है? इट मेक्स स्टेट वीक इंटरनली एंड वल्नरेबल एक्सटर्नली, इसीलिए हमें करप्शन को टैकल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें मेंशन कर देने चाहिए, जैसे कि स्लिपरी स्लोप, ठीक है? फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल म्यूटनेस। ऑलराइट, अब इन सब कीवर्ड्स की अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट दे दूंगा, ऑलरेडी कंपाइल्ड है, बनी हुई है मेरे पास लिस्ट। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर ये कॉमन डिलेमा आते हैं, उसके बेसिस पर हमें आंसर को लिखना होता है। अब देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली केस स्टडी वहां पर लिखी जाएगी। ऑलराइट, इफ यू वांट टू पॉज, यू कैन पॉज एंड ये केस पढ़कर देख लो। देखो कि तुम इस केस को कैसे आंसर करोगे, क्या इसमें इन्होंने पूछा हुआ है और क्या-क्या अभी तक तुम्हें समझ में आया है। एंड दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम दिव्या मिश्रा की प्रॉपर कॉपी। ठीक है, तो अब क्या था केस ये? अब देखो, डायरेक्टली मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, केस नहीं पढ़ा मैंने, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पहले। तो क्या पूछा उसने? What measures can be taken to prevent illegitimate use of power by law enforcement officers? अब 15 मिनट में तुम्हें यह आंसर करना है, 4 पेज वहां भर कर आने हैं, 20 मार्क का आएगा और 4 पेज मिलते हैं। ठीक है, तो इलेजिटिमेट यूज ऑफ पावर बाय लॉ एनफोर्समेंट की बात कर रहा है, सिंपल सी बात। अब मैं केस पढ़े बिना भी बता सकता हूँ ये केस किस बारे में है। ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, उसने इलीगली कुछ चीज करी होगी, इलेजिटिमेट यूज करी होगी। ऑलराइट, हो सकता है कस्टोडियल वायलेंस का भी केस हो सकता है। ठीक है, फिर अगला पार्ट में उसने क्या पूछा? वुड इट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ अवर एम टू मेक इंडियन पुलिस मोर सेंसिटिव एंड अप्रोचेबल? ये भी उसने सिंपल चीज पूछी, ये बहुत ही इजी टाइप की केस स्टडी है। ऑलराइट, तो अब उसमें क्या है, केस स्टडी पढ़कर देख लो। अब देखो, पहले मैंने क्या बोला था, जो भी स्टेक होल्डर आएगा उसको सर्कल कर लेना। तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आ गया हमारा एक स्टेक होल्डर, उसको सर्कल कर लो या बॉक्स कर लो। enormous amounts of power, ये हमारा ethical issues चल रहे हैं against citizen, तो citizens against stakeholders, deprive them of freedom, search them dwelling etc, seize their property and force against them। फिर जो ये powers हैं are legally permitted under certain circumstances, however उन्हें पता होना चाहिए कि ये powers कब legally apply करनी है। ठीक है, what compounds their ability to use their power is that they are often in contact with relatively powerless। तो ये आ गया हमारा एक और स्टेक होल्डर या फिर एथिकल इशू, जिन्हें नहीं पता इलेजिटिमेट यूज ऑफ पावर और उसको कैसे रोकना है। तो कैसे हमें, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट केस है, ऐसे केसेस अब यूजुअली यूपीएससी नहीं पूछ रहा, वो थोड़े और एडवांस केसेस पूछ रहा है, बड़े बड़े केसेस पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल केस था, यहाँ हमें स्टेक होल्डर भी पता चल गए, इसमें तो लिमिटेड ही स्टेक होल्डर्स थे। नाउ लेट अस सी कि दिव्या मिश्रा ने कैसे अप्रोच किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए, केस स्टडी में सबसे पहले आएगी हमारी, याद रखना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी, जहां हम केस का एसेंस बताएंगे, केस के मुद्दे की बात करेंगे कि केस की एसेंस क्या है। अब इसमें क्या है, इलेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। तो बता दो कि अबव केस क्या है। अबव केस हाइलाइट्स द केस ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। उसी वजह से क्या हो रहा है, सिविल सोशल लिबर्टीज का एक्सप्लॉइट लॉस हो रहा है और वल्नरेबल सेक्शन है। और वो जो भी हमारा केस की एसेंस थी ना, वो शॉर्ट में कर कर इंट्रोडक्शन में बता दो। इसके साथ अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल भी याद आ रहा है ना, रीसेंट इवेंट, क्योंकि यूजुअली कुछ रीसेंट इवेंट्स होते हैं, उसी के बेसिस पर वो केसेस पूछता है। कोई तुम्हें रीसेंट इवेंट भी याद आ रहा है हुआ, जैसे कोई मूवी आई जय भीम, और वो उस टाइम पर मूवीज चल रही थी जिसमें वो बताता था क्या क्या हो रहा है। ऑलराइट, कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ, तो वो भी तुम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता सकते हो।
फिर अब देखो उन्होंने कितनी बढ़िया चीज़ की, उन्होंने क्या लिखा? एथिकल स्टैंस देना है अपना। उन्होंने क्या लिखा? व्हेन माय विज़न। अब ये 2-3 केस स्टडीज़ में तुम कर सकते हो और 2-3 में कुछ अलग अप्रोच बना लो। वहाँ पर ऐसे स्टेक होल्डर्स लिखकर सर्कल बनाकर बताओ स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। फिर किसी में तुम ऐसे टेबल बनाकर लिख सकते हो, स्टेक होल्डर्स और वैल्यूज़ या फिर एथिकल इश्यूज़ कंसर्न्स। ठीक है? तो ये 2-3 टाइप के तुम अपने पास ऑलरेडी प्रेज़ेंटेशन प्रैक्टिस करके रख लो, जहाँ तुम वहाँ जाकर यूज़ करोगे। वरना क्या लगेगा कि हर आंसर सिमिलर तरीके से लिखा हुआ है, तो थोड़ी वैराइटी डालने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक है? माय विज़न क्या लिखा उन्होंने, क्या बताया? व्हेन पावर ऑफ लव ओवरटेक्स द लव ऑफ पावर, वर्ल्ड विल नो पीस। तो ऐसी सिंपल सी कोट लिखकर या अपना एथिकल बेसिस लिखकर बता दिया, कैसे वो स्टैंड जस्टिफ़ाई करेंगे। फिर देखो उन्होंने एथिकल मैपिंग करी। ठीक है? ये चीज़ कोई नहीं कर रहा था पहले, सब बस स्टेक होल्डर्स लिख कर आ जाते थे। तो दिव्या मिश्रा स्टार्टेड इट डूइंग। उन्होंने पहली बार ये सब चीज़ें स्टार्ट करी। गांधी जी का तलिस्मान। आ गया ना देखो, ये ही तो चीज़ें वहाँ दिखानी है एग्ज़ामिनर को कि जो वल्नरेबल है उसको एंटर में रखा। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बता दी कि हाँ, ये सब चीज़ों के बेसिस पर एथिकल मैपिंग है, इन सब की ज़रूरत है मेरे को अपने डिसीजन मेकिंग में। फिर गवर्नमेंट का अंत्योदय, गवर्नमेंट स्कीम भी यूज़ कर कर दिखा दी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर डायरेक्टली जो पहला क्वेश्चन था कि क्या था? क्या मेजर्स लेने चाहिए? वो लिखा, उसको बॉक्स कर दिया। ठीक है? फिर देखो कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर किया अपने आंसर को। पहले उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स बताए, फिर लीगल मेजर्स बता दिए कि कैसे-कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है? और फिर तीसरा बिहेवियरल चेंजेस। तो देखो, अपने आप ऐसे उन्होंने आंसर को स्ट्रक्चर किया। रादर दैन कि वो वहाँ पर 10 पॉइंट्स लिख देती, उन्होंने अपने पॉइंट्स को स्ट्रक्चर किया। किसमें? लीगल मेजर्स, बिहेवियरल मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में। ठीक है? फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन और यहाँ भी कोड्स की बात करी। देखो, फिर आया एग्ज़ाम्पल, कितना बढ़िया एग्ज़ाम्पल था। आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करी, आरिफ शेख आईपीएस। एग्ज़ाम्पल तो तुम्हें ये वाला याद होना ही चाहिए अभी तक, आमचो बस्तर, आमचो पुलिस वाला। ठीक है? तो ऐसे एग्ज़ाम्पल तुम्हें डालकर आने हैं वहाँ। तो देखो इस केस स्टडी में ही हमें क्या-क्या देखने को मिल गया। इंट्रोडक्शन देखने को मिल गई, एथिकल विज़न, एथिकल मैपिंग देखने को मिली। फिर सारे सब पार्ट्स को उन्होंने स्ट्रक्चर किया अच्छे से और एक बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल भी देकर बता दिया कम्युनिटी पुलिसिंग वाला। यही चीज़ चाहिए तुमसे वहाँ पर। फिर क्या पार्ट था? वुड इट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ आवर एम टू मेक इंडियन पुलिस मोर सेंसिटिव एंड अप्रोचेबल। तो सेकंड पार्ट डायरेक्टली वही जो कोर डिमांड थी हमारी, उसी को ही एग्जैक्ट कीवर्ड्स को लिखो और बता दो। उसी के स्टेप्स बता दिए उन्होंने। उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी यूज़ कर कर दिखा दी कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है, वो भी बता दिया कि क्या हमें करने की ज़रूरत है। अब उसमें कीवर्ड भी यूज़ किया, स्मार्ट पुलिस की ज़रूरत है। कौन-सी? सेंसिटिव, मोबाइल, एजाइल, रिस्पॉन्सिव एंड टेक सेवी। ऐसे कीवर्ड्स भी डालकर हो वहाँ, सबका साथ, सबका विकास, एबीसीडी, अवॉइड बायपास, कन्फ्यूज़, रिलेट टू रोड, एबीसीडी टू रोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? ऐसी चीज़ें थोड़ी वहाँ डालो, फिर कुछ जुमले ऐड ऑन कराओ केसेस में। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रॉपर पुलिस मैनेजमेंट विल इंश्योर, क्या लिखा है? सुप्रबंधा रष्टा समृद्धि, बेटर मैनेज पुलिस फॉर अ बेटर नेशन। कितनी बढ़िया कंक्लूजन भी लिख दी कि हाँ, ये सब अगर हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा। ऐसे कोई भी संस्कृत में चीज़ लिखते हो ना तो उसके आगे इंग्लिश में क्या उसका मतलब है हमेशा ब्रैकेट में डाला करो। देखा कितना बढ़िया उन्होंने केस स्टडी को अप्रोच किया, सारे मेजर लिखे। अब आराम से इसमें उन्हें 20 में से 10 से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, 100%। हो सकता है 12-13 भी मिल जाएँ। ठीक है? तो पूरा उनका एथिकल स्टैंस हमें देखने को मिला, यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिल गई, मैपिंग कर दी उन्होंने।
कोर डिमांड एड्रेस की एग्जाम्पल भी डाल दिया, फिर डायग्राम भी बनाकर रिफॉर्म्स दिखा दिए और कीवर्ड्स के साथ अच्छा कंक्लूजन भी दे दिया जुमले के साथ। ठीक है? तो ऐसे अप्रोच करनी है हमें अपनी केस स्टडी। फिर एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें स्ट्रक्चर लिख कर दे दूंगा। तुम्हें वैसे अभी स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं इधर एक स्ट्रक्चर भी लिखकर बता दूंगा। तो अब ये क्या केस है? अब डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि क्या केस की डिमांड होगी। ऑलराइट, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड टू कॉम्प्रोमाइज विद स्कूल स्टूडेंट सेफ्टी इन द नेम ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट? इन्वायरमेंट और कुछ सेफ्टी की बात हो रही है इसमें। अब इसको इफ यू वांट पॉज कर देख लो, पढ़ लो। देखो दिव्या मिश्रा ने भी यही किया हुआ है। ठीक है, जो हमारे एथिकल इश्यूज हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उसको अंडरलाइन और ऐसे बॉक्स कर लो या सर्कल कर लो, ताकि हम बार बार वापस जाकर पढ़ना ना पड़े, हम एकदम से वो देखें और पता चल जाए। जैसे इसमें क्या है, पेरेंट्स एसोसिएशन की बात हो रही है, तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, हाईवे प्रोजेक्ट है तो वो लोग यूज करेंगे, उनकी बात हो गई। ऑफिशियल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट हो गए। स्कूल बाईसाइकिल तो स्कूल चिल्ड्रन की बात होगी इसमें। ऑलराइट, अब जो जो इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वाइडन द हाईवे, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स, हाईवे रूट्स, ये सब हमारे इश्यूज हो गए बीच में। अब पहला क्वेश्चन उसने पूछा है वाटर। अब इसमें इस केस में भी ये यूजुअली बस दो ही पूछे हैं, बट अब यूपीएससी 4-5 पूछने लग गया है, तो सर पार्ट को इंडिविजुअली एड्रेस जरूर करना। इफ यू वांट मैं पीवाईक्यूज लेकर भी तुम्हें कुछ सॉल्व कर दिखा दूंगा कि कैसे उन्हें लिखा जाएगा। ऑलराइट, समझ गए? तो क्या था, इंट्रोडक्शन आई हमारी। इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने बताया अबव केस हाइलाइट्स द इशू। अब ये हर आंसर को ये इससे मत स्टार्ट करना, अबव केस को एक या दो कर सकते हो, दो या तीन कर सकते हो, बाकी में कुछ थोड़ा नया इसको रिफ्रेश कर लिख लेना। तो above case highlights the issue of conflict between human justice and environmental justice। तो कोई dilemma है, is environment for human good and a means to achieve human end, या फिर वो खुद ही में ही। देखो कितना बढ़िया जुमले के साथ केस की एसेंस बता दी, क्या हमारा डिलेमा है, क्या हमारा इशू है। फिर स्टेक होल्डर्स का डायग्राम बना दिया। अब इसको तुम थोड़ा नीटली बना लेना, ऐसा वाला बना सकते हो। इधर ब्रैकेट में लिख दिया स्टेक होल्डर्स और आगे दिखा दिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। अब वही हो गए, सोसाइटी, मीडिया, स्टूडेंट्स, हाईवे अथॉरिटी। अब इन्हीं सबको तो हमने वहां पर वो किया था ना, बॉक्स। फिर अगेन उन्होंने लिखा माय विजन, प्रकृति रक्षति रक्षतो हो, नेचर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट्स यू। फिर पहला पार्ट क्या है, एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन द केस। तो वही उन्होंने पहला लिया, एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास बता दो। अब ये एथिकल डिलेमास में वर्सेस कर लिखना होता है कि वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस। ठीक है, अब इसमें अगर तुम्हारे पास कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई एथिकल इशू मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो एथिकल इशू मेंशन, बट यूजुअली पहले ऐसे वर्सेस कर दो या तीन डिलेमा जरूर लिखते हैं, या फिर डिलेमा लिखने के बाद लिख देना अदर एथिकल इश्यूज और उसके नीचे कुछ इश्यूज लिख देना। तो उन्होंने बता दिया क्या था डिलेमा, फिर अपना स्टैंड लिखकर बताया कि क्यों वो सही है या नहीं है, उसके लिए एनालिसिस के लिए मेरिट और डीमेरिट दे दिए। ऑलराइट, अब उसमें वो एक्ट्स भी यूज कर रही हैं, उसमें वो एग्जाम्पल्स भी यूज कर रही हैं, मॉरल थिंकर्स भी यूज कर लिए। ठीक है, ऑप्शंस जो थे वो ऑप्शंस को एनालाइज किया, मेरिट डीमेरिट लिखे, और फिर उन्होंने एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन भी लिखा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने की जरूरत है। फिर एक ऑल्टरनेटिव भी बता दिया कि कैसे ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग अरेंजमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, डिजिटल एजुकेशन, उसमें फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जांपल ले लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो इसमें बताने की ज़रूरत रहती है। फिर अगेन जुमला लिया, फनलैंड रिपोर्ट ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी और बता दिया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। सो दिस इज हाउ
यू हैव टू अप्रोच अ केस स्टडी जहाँ तुम कंक्लूजन भी लिखकर बता रहे हो, पूरी केस की एसेंस को समझा रहे हो और बता रहे हो कि कैसे उसको तुम सॉल्व कर रहे हो। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन आ गया, स्टेक होल्डर्स आ गए, अपना एथिकल विजन आ गया, हर पार्ट का तुमने एड्रेस किया, मेरिट्स डिमेरिट्स दिखा दिए और अपना कोर्स ऑफ एक्शन भी लिखकर बता दिया। ठीक है, समझ गए? ये रहेगी हमारी बेसिक अप्रोच। अब हमारा क्या है केस स्टडी का बेसिक स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा केस स्टडी का, क्या आ रहा है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी हमारी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम वहाँ केस की एसेंस समझा देंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, एथिकल इशू होगा, वो हम समझा देंगे और इसके साथ अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कोई उसको करंट लिंकेज भी दे सकते हैं। फिर हम स्टेक होल्डर्स मेंशन कर देंगे, पूछे हैं या नहीं पूछे मेंशन कर देना। क्या तुम्हारा एथिकल विजन है, वो 2-3 में तुम आंसर में मेंशन कर देना ताकि वैरायटी मिले। ऑलराइट, फिर एथिकल इश्यूज, डिलेमास अगर नहीं भी पूछे तो तुम एक डायग्राम बनाकर वहां पर दिखा सकते हो इसको भी स्टेक होल्डर्स की तरह ही। ठीक है, फिर हमारी जो कोर डिमांड होगी, जितने भी सब पार्ट्स होंगे, हर सब पार्ट को हम इंडिविजुअली एड्रेस कर कर वहाँ दिखाएंगे, ए बी सी डी जो भी सब पार्ट्स हैं सबको हम मेंशन करेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है, मेरिट डिमेरिट पूछा है तो वैसे बता दो। फिर वो पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, वाई, तो बताओ कि मैं ऑप्शन, आई विल चूज ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या था वो भी लिखकर यहाँ पर बताना कि ऑप्शन ए वाई क्यों, उसका रीजन बताओ। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सारे सब पार्ट्स एड्रेस कर कर एक अपनी कंक्लूजन पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा केस स्टडी का। अब इसमें कहीं तुम्हें लगता है डायग्राम्स यहाँ बन जाएंगे, यहाँ भी डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज इट। प्लस इसके साथ हमें क्या करना है, इसमें हमें जो हमारी फ्रेमवर्क वाले पार्ट हैं, थ्योरी है, जुमले हैं, उन्हें स्प्रिंकल करना है। ऑलराइट, उन्हें स्प्रिंकल करना है हमारा एथिकल स्टैंस दिखाने के लिए। समझ गए? तो ये रहेगा हमारा बेसिक केस स्टडीज का स्ट्रक्चर। इसके अलावा इफ यू वांट आई कैन आल्सो टेक सम पीवाईक्यूज, केस स्टडीज लेकर बता दूंगा, लिखकर भी दिखा दूंगा, जैसे हमारी आंसर राइटिंग की वीडियोस थी कि कैसे उनको लिखा जाएगा। बट आई गेस दिव्या मिश्रा की कॉपीज देखकर भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने भी यही सिमिलर अप्रोच फॉलो करी थी केस स्टडीज में और ये अप्रोच बहुत अच्छी है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। ठीक है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। इसके अलावा इफ यू वांट आप और भी कॉपीज देख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला है, श्रुति शर्मा की देख लेना एथिक्स की कॉपी, या फिर विशाखा यादव की। ठीक है, तो श्रुति शर्मा ने केसेस में भी और ज्यादा एग्जांपल्स डाले हुए हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू इट, पता चल जाएगा कैसे यूज करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई केस स्टडीज की एसेंस, कैसे केस स्टडीज को अप्रोच करना है, कैसे बढ़िया केस स्टडीज लिखी जाएंगी। अब इसको तुम्हें करना है प्रैक्टिस, और इस चीज का ध्यान रखना, 15 मिनट ही मिलेंगे एक केस को, 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते, ओनली 15 मिनट्स टाइम से इसको करना है। तो इसके लिए क्या करो, 1.5 घंटा लो, 1.5 घंटे में बैठकर 6 केस स्टडी लिखने की प्रैक्टिस करो अभी से। ठीक है, हो सके तो पीवाईक्यू उठा लो, 2024, 2023, 22 कोई भी पेपर उठाओ, उसकी जितनी भी केस स्टडीज पूछी हैं उनको 1.5 आवर में, 1 घंटे में बैठकर सारी 6 केस स्टडीज लिखो यूपीएससी टाइप शीट्स पर। ठीक है, और हर केस स्टडी के लिए 4 पेज ही मिलते हैं, 4 से ज्यादा मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोई पेज होगा तो हो सके तो उसको कट कर देना, वरना टाइम से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अंडरस्टूड। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो केस स्टडीज से रिलेटेड, जो भी डाउट्स है सब रिजॉल्व हो गए होंगे, समझ गए अब कैसे केस स्टडीज अप्रोच करनी है। ठीक है, कोई कीवर्ड्स की लिस्ट भी है, चाहिए होगी तो बता देना, वो भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ऑल राइट, सो I hope you understood it, and
अब थोड़ी क्लैरिटी मिली केस स्टडी से रिलेटेड। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। All the best and have a great day.